आज मैं आपको वीडियो सेंड करी हूँ कंसेप्ट ऑफ इन्वेंट्री की। ये आपका चैप्टर 3 का ही पार्ट है। अभी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने इसको रीड कर लिया हो, सुन लिया हो और इसको अच्छी तरह से आपने समझ भी लिया हो, नेक्स्ट उसके आपके टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ इन्वेंट्री प्लानिंग। इस वीडियो में उससे पहले हम लोग पहली सेकंड वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री प्लानिंग कंप्लीट करके आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ इन्वेंट्री प्लानिंग। इन्वेंट्री प्लानिंग आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इन्वेंट्री प्लानिंग क्या होता है, कि इन्वेंट्री को हम कैसे मैनेज करते हैं। मींस उसको हमें कहाँ से कितना, जैसे आप सप्लायर से हम डिसाइड कर रहे हैं कि कितना सामान हमें किस डेट को किस समय चाहिए होगा, ताकि हमें इन्वेंट्री के लिए प्रॉब्लम्स ना आए। पर इन्वेंट्री के लिए जो हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, पूरी प्रोसेस कर रहे हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है मेंटेनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स। हमारे पास क्योंकि जो भी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन होता है, या जैसे कह सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें आपकी अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होती है। छोटी से छोटी, जैसे मान लीजिए कि आप एक क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में हैं, वहाँ पर क्लोथ से लेकर से आपकी थ्रेड और आपकी जो उसमें आपकी जो मशीन्स हैं, उसमें जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उन सभी को इन्वेंट्री में हम ले सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी अगर ये सारी इन्वेंट्री आइटम्स आपके पास टाइमली अवेलेबल नहीं होंगी तो प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हमेशा जो भी इन्वेंट्री आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी भी नीड होगी प्रोडक्शन प्रोसेस में, उनको कम्प्लीटली हमें अवेलेबल करवाना पड़ता है, ताकि प्रॉपरली हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक सेक्शन में वो इन्वेंट्री आपको अवेलेबल हो सके और आपकी जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो कहीं पर भी उसमें बाधा ना आए और वो कहीं पर भी रुके नहीं। नेक्स्ट वन इज़, सेकंड पॉइंट इज़ गिव्स नॉलेज ऑफ स्टॉक लेवल्स। अगर हम इन्वेंट्री प्लानिंग करते हैं तो इन्वेंट्री प्लानिंग से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें अपने स्टॉक लेवल्स को कैसे मेंटेन करना है। जैसे कि अलग अलग लेवल्स आते हैं, जैसे कि मेनली हम 3 लेवल्स की इस पॉइंट में बात कर लेते हैं। जैसे कि पॉइंट्स हैं रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल। रीऑर्डर लेवल आपको नाम से ही पता चला होगा, रीऑर्डर लेवल ऐसा लेवल है जहाँ पर अब हमें नेक्स्ट न्यू ऑर्डर डालना होता है कि हमारी इन्वेंट्री का लेवल या इन्वेंट्री की क्वांटिटी इतनी रह गई है, तो हमें अब सप्लायर को ऑर्डर रिप्लेस करना है, ऑर्डर देना है उसे, तो वो रीऑर्डर लेवल हो जाता है। मैक्सिमम लेवल वो लेवल जहाँ पर इन्वेंट्री मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच चुकी है, अब उसके आगे हमें इन्वेंट्री के लिए ऑर्डर नहीं देना है। और उसके बाद आते हैं मिनिमम लेवल पर। अब मिनिमम लेवल की जहाँ अब बिल्कुल डाउन आ चुकी है इन्वेंट्री के लेवल, अगर अब आपने ऑर्डर नहीं किया या सप्लाई हमें रिसीव नहीं हुई, हमारी कंपनी के ऊपर जो प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है वो रुक सकता है। तो इस तरह से अगर हम जो इन्वेंट्री प्लानिंग करते हैं, तो इन्वेंट्री प्लानिंग में हमें इसके बारे में डिफरेंट पार्ट्स जो हमारे यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में, अलग अलग लेवल्स के बारे में जानकारी मिलती है विद द हेल्प ऑफ इन्वेंट्री प्लानिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्वेंट्री प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हमें ये आइडिया देता रहता है कि डिफरेंट पार्ट्स की, ये जो भी डिफरेंट चीज़ें यूज़ हो रही हैं हमारी कंपनी के प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसमें क्या हमें और मंगवाना है और किसको हमें अभी और नहीं मंगवाना है। नेक्स्ट वन आपका थर्ड वन आता है ऑप्टिमाइज स्टॉक ऑफ स्लो मूविंग आइटम्स। पहले हम इसमें जो वर्ड है दैट इज़ स्लो मूविंग आइटम्स को हम रीड कर लेते हैं। स्लो मूविंग आइटम्स ऐसी होती हैं जिनकी सेल थोड़ी सी स्लो होती है, इन द सेंस कि जो चीज़ें इतनी जल्दी मार्केट में सेल नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि होम अप्लायंसेस इतनी जल्दी लोग रिप्लेस नहीं करते, और इवन ये कह सकते हैं कि शॉप्स में भी होम अप्लायंसेस की जो सेल है इतनी जल्दी नहीं होती, बट फिर भी हमें उन्हें अपने पास स्टॉक करके रखना पड़ता है। स्टॉक करके रखने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी मनी है वो भी ब्लॉक हो जाती है, और जो भी हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और साथ ही साथ उसमें आपकी जो चीज़ें हैं वो हमारे गोदाउन में भी जगह ले रही हैं, स्टोरेज की भी जगह ले रही हैं। तो इन स्लो मूविंग आइटम्स को हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है कि ये ज़्यादा भी ना हो जाए और बहुत कम भी ना हो, कि अगर जब हमें सेल की ज़रूरत हो, कस्टमर या कंज्यूमर जब हमें डिमांड करे पर हमारे पास अवेलेबल ना हो, तो इसीलिए आपको स्लो मूविंग आइटम्स में का भी स्टॉक ध्यान रखने के लिए इन्वेंट्री प्लानिंग को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ कंडक्ट स्टॉक रोटेशंस। कंडक्ट स्टॉक रोटेशंस का मतलब क्या है? स्टॉक रोटेशन मीन्स कि स्टॉक को हम थोड़ा थोड़ा रोटेट करते रहें। रोटेट इन द सेंस कि जो चीज़ें पहले आई हैं
मीन्स कह सकते हो कि आपको इसमें जो चीज़ें पुरानी हैं या जो चीज़ें पहले हमने रिसीव की थी उनको पहले प्रोडक्शन प्रोसेस में देना है, और जो चीज़ें बाद में आई उन्हें बाद में देना है। तो ये स्टॉक जब तक रोटेट होता रहेगा तो हमारी जो रॉ मटेरियल है या जो भी हमने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंगवाई हैं, जो भी सामान हमारे को उसके लिए रिक्वायर्ड है, अगर हम उसे रोटेट नहीं करेंगे तो हमारी कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी हो सकता है कि पुरानी चीज़ें पड़ी रह जाएंगी और वो ऑलरेडी ख़राब हो जाएंगी। या मान लीजिए कि हम क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं तो वहाँ पर चीज़ें आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं, या मशीनरीज जैसे कह सकते हैं कि उनकी जो वैल्यू है वो और डेप्रिशिएट होती रहती है और कम होती रहती है उनकी वैल्यू। तो इस अकॉर्डिंग कि आपका जो फिज़िकल फ़्लो है कि जो पहले आया है उसे पहले जाना चाहिए और जो बाद में आया उसे बाद में जाना चाहिए। इस फ़्लो को हम इन्वेंट्री प्लानिंग के थ्रू रोटेट करते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूव कैश फ्लोज। कैश फ्लोज में आपकी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक नॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें दो तरह के फ़्लो होते हैं, एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। इनफ्लो मीनिंग कि जहाँ जो मनी हम रिसीव कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में पैसे आ रहे हैं। आउटफ्लो जो हमें ऑर्गेनाइजेशन से बाहर एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं वो होते हैं आउटफ्लो। अगर इनमें एक बैलेंस नहीं होगा, मीन्स कि आउटफ्लो कितने हो रहे हैं और इनफ्लो कितने हो रहे हैं, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा। कई बार कुछ सिचुएशन, मान लीजिए किसी सिचुएशन में आपका आउटफ्लो ज़्यादा हो गया पर इनफ्लो उतना नहीं है, तो हमें पेमेंट कहाँ से करेंगे, वो उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। तो इन्वेंट्री प्लानिंग में हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं कि जो हमारा इनफ्लो है और आउटफ्लो है उसमें एक बैलेंस बना रहे, ताकि ना ही हमें एक्सपेंसेस पे करने में प्रॉब्लम आए और ना ही ऐसा हो कि एक्सेस कैश या एक्सेस हमारे पास पैसा या हमारे पास फंड्स जो है वो पड़े रहें और वो वेस्ट हों। तो ऐसी भी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ हेल्प्स इंक्रीज प्रॉफिट्स। आपकी क्योंकि हम बिजनेस इन्वेंट्री को मेंटेन करके रखते हैं, हमारी जो एक अप्रोच रहती है वो सेंट्रलाइज रहती है। सेंट्रलाइज कैसे कि हम हमारे जो इन्वेंट्री से रिलेटेड इश्यूज़ हैं हम इसमें सॉल्व करते रहते हैं, एंड देन हम एक गुड इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। गुड इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करने से क्या होता है कि आपको एक तो इन्वेंट्री अच्छी क्वालिटी की मिलती है, आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई बाधा नहीं आती, कहीं पर भी उस पर मतलब कह सकते हैं कि कोई रोक नहीं लगती, लगातार हम प्रोडक्शन करते रहते हैं। और इससे क्या होता है कि हम आने वाले, अगर मान लीजिए हमारे पास अचानक से भी कोई ऑर्डर्स आते हैं, कोई सेल्स के लिए हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, तो इमीडिएटली हम चीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही कस्टमर्स की डिमांड आएगी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को हम देख सकते हैं, अवसर जो हमें मिल सकते हैं इन फ्यूचर, उनको हम अच्छी तरह से ग्रैब कर सकते हैं, अच्छी तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं और उससे हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ प्रिवेंट्स लॉस बाय थेफ्ट। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई सामान हमारा एक्सेस में है, हम उसकी काउंटिंग भी नहीं कर रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे पास वो कितना माल पड़ा हुआ है, कितनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, कौन सी क्वालिटी का पड़ा हुआ है, उस केस में चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि देखिए, चाहे वो एम्प्लॉयज़ क्यों ना हो या कोई और, मतलब जैसे कह सकते हैं कि बाहर से लोग क्यों ना हो, कि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री का कितना, मतलब कौन सी इन्वेंट्री कितनी है, तो वहाँ पर थेफ्ट के चांसेस, चोरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पर इन्वेंट्री प्लानिंग की हेल्प से हम इसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही काउंटिंग कर रहे हैं इन्वेंट्री प्लानिंग में। हम उसमें ये प्लान करेंगे कि हम काउंट करके रखेंगे, हर एक आइटम जैसे ही उसको हम बाहर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको मेंटेन करेंगे, आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन रहेंगे, तो वहाँ चोरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आपका ये कंप्लीट होता है आपका एडवांटेजेस ऑफ इन्वेंट्री प्लानिंग। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेंट्री प्लानिंग, कि अब इन्वेंट्री प्लानिंग एक अच्छा सोर्स है, या हम इन्वेंट्री को अच्छी तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं, चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं, चोरी होने से बचा सकते हैं, आगे आने वाली अवसरों को, अपॉर्चुनिटीज़ को हम ग्रैब कर सकते हैं। बट साथ ही साथ कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस, इसकी कुछ हानियाँ भी हैं। तो वो हानियाँ क्या हैं? कैन क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिट और एक्सेस स्टॉक। पहले डेफिसिट और एक्सेस स्टॉक के बारे में समझ लेते हैं। डेफिसिट स्टॉक का मतलब क्या होता है? घाटे का स्टॉक। घाटे का स्टॉक का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जहाँ हमें जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है पर उतनी क्वांटिटी की हम चीज़ें, उतनी क्वांटिटी का स्टॉक हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम घाटे में हैं। और आपका एक्सेस स्टॉक का मतलब क्या है कि हमारे पास उतने स्टॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है पर हमने ज़्यादा माल अपने पास मंगवा लिया। इससे क्या होगा? एक तो आपकी मनी ब्लॉक हो जाएगी उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री में, और साथ ही साथ
आपके पास स्टोरेज की जगह बाउंडेशन हो जाएगी, और जो हमने सामान एक्सेस में रखा हो सकता है वो ख़राब होने के डर हो सकता है, उसे वो हो सकता है कि आउट ऑफ फैशन हो जाए। तो आपकी कई बार इन्वेंट्री प्लानिंग गलत भी हो सकती है। कई बार जो ये डाटा है वो गलत तरीके से कलेक्ट किया गया हो, गलत तरीके से हम उसके डिसीज़न ले लें। तो इन्वेंट्री प्लानिंग ये है कि आपका एक ये आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है, बट वो आपके डाटा पर आपके जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको किस तरह से वो उसको फॉलो कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कई बार कुछ सिचुएशंस में इन्वेंट्री प्लानिंग की वजह से आपका जो स्टॉक है वो डेफिसिट या एक्सेस भी हो सकता है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है क्योंकि जैसे हम पढ़ के आए हैं कि इन्वेंट्री प्लानिंग में आगे भी आप करेंगे। इन्वेंट्री प्लानिंग में बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारी टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है। तो एक नॉर्मल ले पर्सन के लिए, एक नॉर्मल जो पर्सन है जिसको इतनी नॉलेज नहीं है अकाउंट से रिलेटेड, वो इन्वेंट्री प्लानिंग को इतनी ईजिली अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन इज़ लॉकिंग ऑफ कैपिटल। ऑब्वियस बात है कि इन्वेंट्री प्लानिंग में हम कह रहे हैं कि हम स्टॉक को मेंटेन करके रखेंगे या हम इतना लेवल से रेडी करके रखेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए, पर कहीं ना कहीं इन्वेंट्री प्लानिंग हमारे पैसे को स्टॉक में इन्वेस्ट करके रख रही है। इन्वेंट्री में स्टॉक में हमारे पैसे ब्लॉक हो रहे हैं, तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जब हमारे फंड्स जो हैं वो ज़्यादा इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, और उस केस में कई बार हमें ज़रूरत होती है बिजनेस में, पर बिकॉज वो इन्वेंट्री जब तक हमारी सेल में नहीं जाएगी, वो जब तक सेल में कन्वर्ट नहीं होगी, तब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तब तक हमारी मनी जो है उसमें ब्लॉक रहेगी। नेक्स्ट वन इज़ रिक्वायर्स ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि लोगों को, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको इसके बारे में ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि जो भी मैन्युफैक्चरर के पास जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको भी इसके बारे में ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि वो मेंटेन कर सके इन्वेंट्री प्लानिंग को, तभी इन्वेंट्री प्लानिंग सक्सेसफुल हो पाएगा। तो ये कह सकते हैं ओवरऑल इट इज़ नॉट अ वेरी इजी प्रोसीजर। इसमें थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है क्योंकि इसमें आपको उसकी नॉलेज होना, उसको अप्लाई करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट हम इसको इन्वेंट्री प्लानिंग एक अच्छा कह सकते हैं कि एक अच्छा तरीका है इन्वेंट्री को मेंटेन करने का। अगले टॉपिक पे चलते हैं। आपका इन्वेंट्री प्लानिंग के बाद जो आपको रीड करना है दैट इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में आपकी कह सकते हैं कि जो हमारी इन्वेंट्री हमने प्लान किया है, क्योंकि मैनेजमेंट आपका जो फंक्शन है, मैनेजमेंट जो हम कह सकते हैं हम अप्लाई करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो प्लानिंग से स्टार्ट होकर कंट्रोलिंग पर एंड होता है। कंट्रोल का मीनिंग क्या है कि हमने जो चीज़ें डिसाइड की थी या जो अपने एम लगाए हैं या जो आपने कि ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं कि हमें इस तरह से टारगेट को अचीव करना है, पर एक्चुअल में क्या वो टारगेट अचीव हो पाया है या नहीं हो पाया, तो उसको हम कंपेयर करते हैं। और ये कंपैरिजन हम कंट्रोलिंग फैक्टर में करते हैं, कंट्रोलिंग फंक्शन में करते हैं कि आपने जितना सोचा था क्या आप उतना अचीव कर पाए, कितना डिफरेंस रह गया या वेरिएशन कहाँ पर वो प्रॉब्लम आई, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर इन्वेंट्री कंट्रोल को आप कह सकते हो कि एक सही जानकारी के बारे में बताता है कि जो हमने प्लानिंग की है या जो हमने सोचा कि प्लानिंग में हमने जो टारगेट फिक्स किए क्या हम उतना अचीव कर पाए, या हमारी जो हम ये सोच रहे थे और हमें कहाँ कहाँ कमियाँ दिख रही हैं या कहाँ हमें एप्रिसिएशन करने की ज़रूरत है, प्रेज़ करने की लोग की ज़रूरत है, तो देन ताकि होने वाली कमियों को और अच्छी बातों को हम सही तरह से उसको चेक कर सकें, मैनेज कर सकें और प्रॉपरली इन्वेंट्री कंट्रोल को फॉलो कर सकें, ताकि आने वाले रिस्क, जो आने वाली हानियाँ हो सकती हैं या इसमें होने वाली जो हमें हानियाँ हो भी रही हैं इन्वेंट्री प्लानिंग करने के बाद, तो उनको दूर किया जा सके और सही तरीके से आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट को या इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ठीक तरह से लागू किया जा सके। क्योंकि अगर आप इन्हें इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम ये चेक नहीं कर पाएंगे कि जो हमने टारगेट फिक्स किए थे क्या हमने वो अचीव किए हैं या नहीं किए हैं, या प्रॉब्लम तो नहीं आई है, या अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी फंक्शन, सारी चीज़ें आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल में अप्लाई की जाती हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोल को हम देखते हैं। इसका सबसे पहले टॉपिक आ रहा है ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स में टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, आपको ये चेक करने के लिए कि जो अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट से या इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपने जो इन्वेंट्री मंगवाई है उसमें कितनी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ी है। उसमें डिफरेंट तरह की कॉस्ट होती है, जैसे कि कैरिंग कॉस्ट, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि आपको एग्जैक्ट कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी है और आपको उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें।
जितनी कॉस्ट, जितनी कीमत कम होगी उतना ही हमें प्रॉफिट ज़्यादा अचीव होंगे और हम उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। और इसीलिए और साथ ही साथ आपके कस्टमर भी उससे सेटिस्फाई होने चाहिए। तो इसलिए हम इन्वेंट्री कंट्रोल में सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है वो हमें इन्वेंट्री का कीमत, इन्वेंट्री की कॉस्ट फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट वन इज़ एनहेंस कस्टमर सर्विस। एनहेंस कस्टमर सर्विस क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या करते हैं कि लोगों से या जो भी हमने सामान लिया भेजा है या कस्टमर्स तक सामान पहुंचा है, इन्वेंट्री प्लानिंग करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको सेल के लिए रेडी कर दिया और सेल के बाद कंज्यूमर्स तक पहुंचाया, तो उन्हें क्या प्रॉब्लम्स लग रही हैं, क्या वो सेटिस्फाई हैं या नहीं। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो उन कमियों को दूर किया जाएगा ताकि हम अच्छी से अच्छी कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। और ये किससे पॉसिबल है? इन्वेंट्री कंट्रोल से, क्योंकि इन्वेंट्री कंट्रोल से ही हम डिफरेंट चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट मार्जिन। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट मार्जिन कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि जो आपने सेल किया है और जो आपकी कॉस्ट आई है उन दोनों में डिफरेंस कितना है, दैट इज़ योर प्रॉफिट मार्जिन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई 10 रुपये की चीज़ हम सेल कर रहे हैं, उसका सेल प्राइस 10 रुपये है और उसके ऊपर हमने खर्च किए हैं 7 रुपये जो हमारी कीमत आई है उसको बनाने के लिए, और तो 3 रुपये इसमें क्या हो गया आपका, जो आपका डिफरेंस है दैट इज़ योर प्रॉफिट मार्जिन। तो हमें इन्वेंट्री कंट्रोल में कुछ इस तरह के मेथड्स को भी अप्लाई करना चाहिए कि जिससे हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकें। क्योंकि एक बिजनेसमैन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक जो भी आपके पर्सन काम कर रहे हैं वो किस लिए काम कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट जितना अच्छा होगा हमारी कंपनी के लिए उतना ही बेटर होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो इसलिए हमें अपनी इन्वेंट्री कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री प्लानिंग एंड कंट्रोल में हम यही देखते हैं कि हम किस तरह से अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट को कम कर सकते हैं जिससे जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ सके और हमारी कंपनीज को और ज़्यादा बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट वन इज़ एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स। एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स के हम ये भी देखते हैं कि प्लानिंग में हमने प्लान तो कर लिया कि हमें गुड्स को सही तरह से सही जगह पर पहुंचाना है, पर क्या ये मूवमेंट सही तरह से हो पा रहा है? सभी ऑर्गेनाइजेशन के पास सही तरह से सामान पहुंच पा रहा है? कोई सामान ख़राब तो नहीं हो रहा है? और जो सामान आपके होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से कस्टमर के पास पहुँच रहा है वो सही क्वालिटी में, सही क्वान्टिटी में भिजवाया जा रहा है या नहीं? तो ये सब चीज़ें आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स के थ्रू ही हम मेजर कर सकते हैं। लास्ट है ट्रैकिंग इन्वेंट्री सिस्टम। ट्रैकिंग इन्वेंट्री सिस्टम में कि अब आपने इन्वेंट्री सिस्टम तो लागू कर दिया, पर क्या इन्वेंट्री सिस्टम ठीक तरह से लागू किया जा रहा है? फॉर एग्जांपल जैसे कि लीफो और फीफो है। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को अप्लाई किया जाता है, जैसे कि जिसमें जो सामान पहले आया है उसे पहले बाहर किया जाएगा और जो बाद में आया उसे बाद में बाहर किया जाएगा। पर आपने डिसाइड तो कर लिया, प्लानिंग के थ्रू हमने पॉलिसी भी बना ली, पर क्या प्रैक्टिकल लाइफ में या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं क्या उसे ठीक से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या उसमें कोई मेथड्स में चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है? तो ये सब चीज़ें आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। अब इन्वेंट्री कंट्रोल का नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसीजर। और क्लास जब भी आप इस वीडियो को सुनें और अपने नोट ज़रूर उसके सामने ओपन कर लें ताकि आप इजीली उसको देख पाएँ कि ये पॉइंट्स कहाँ से हम लोग देख रहे हैं और उसको आप समझ पाएँ। थैंक यू क्लास।